सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस आदित्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो आज अपन रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट, राइट। सो चैप्टर नंबर 16 है ये, और जो सेक्शंस कवर्ड हैं वो कवर्ड हैं सेक्शन 241 टू 246। बहुत ही आसान चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि ट्रिब्यूनल रिलीव दे सकता है, ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है टू गिव मेंबर्स ऑफ द सर्टेन कंपनी रिलीव फ्रॉम ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब होता है हर्षफुल तरीके से जो मेंबर्स का लीगल राइट है उस लीगल राइट को छीन लेना, ठीक है। और मिसमैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मिसमैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो बिजनेस को अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हैं, या देयर इज गोइंग टू बी ए लाइकली चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड बिकॉज ऑफ सच लाइकली चेंज it is most likely that the affairs of the company are going to be prejudicial. That is what we mean by mismanagement. अब इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले अपने को सेक्शन 244 और 241 साथ में देखना रहता है। सेक्शन 241 के अंदर दिया हुआ है कि एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ इन सर्टन केसेस ऑफ ऑपरेशन, कि मेंबर्स कौन से ग्राउंड्स में ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो सेक्शन 241 के अंदर बताया हुआ है कि अगर मेंबर ऑफ द कंपनी कंप्लेन करे दैट अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन कंडक्टेड इन अ मैनर दैट इज प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट और प्रेजुडिशियल टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी और प्रेजुडिशियल टू द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। सो दिस इज वन ऑफ द सिनेरियो जहां मेंबर्स ऑफ द कंपनी क्या कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। Another scenario that is given in section 241 is that if there is a material change which is going to take place in the management of the company, and because of such alteration in the management or change in ownership structure, it is likely कि जो affairs of the company है that will be conducted in a manner prejudicial to the interest of the members, then in that very scenario again the members may apply to the tribunal कि आप हमें रिलीफ दीजिए अंडर सेक्शन, आप हमें रिलीफ दीजिए अंडर दिस चैप्टर, ठीक है। तो दिस आर द टू ग्राउंड्स जो सेक्शन 241 में दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ मेंबर्स को सेक्शन 244 में दिया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पूरा करना होगा। तो 244 के अंदर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी है that if the company is having a share capital, then at least 100 members of the company must make an application to the tribunal, or at least 1/10 of the total number of members, whichever is less. ठीक है, तो 100 members और 1/10 of the total number of members, whichever is less. या फिर there is also a possibility that any single member or a group of members who are holding not less than 1/10 of the issued share capital of the company, even they can make an application to the tribunal. अगर पहले दो क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ तब भी ऐसा हो सकता है कि एनी मेंबर और मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल में मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल, प्रोवाइडेड दैट कि उन्होंने पेड अप कॉल्स वगैरह सारा का सारा पे कर रखा हो। और जो दूसरा क्राइटेरिया है वो क्या है कि इन केस ऑफ ए कंपनी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल, द क्राइटेरिया इज एटलीस्ट 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स में मेक एन एप्लीकेशन, प्रोवाइडेड दैट ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि ट्रिब्यूनल चाहे तो इस रिक्वायरमेंट को वेव ऑफ भी कर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही मेंबर सारे मेंबर्स के बिहाफ में एक कॉमन एप्लीकेशन दे दे ट्रिब्यूनल को, इफ ही इज ऑथराइज्ड इन रिटन बाय द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। दिस इज व्हाट सेक्शन 244 सेज। नाउ कमिंग बैक टू सेक्शन 241, दो ग्राउंड्स आपने देखे कि जहां मेंबर्स एप्लीकेशन दे सकते हैं ट्रिब्यूनल को। सेक्शन 241 के अंदर यह भी कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहे तो एप्लीकेशन दे सकती है ट्रिब्यूनल को, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है that the affairs of the company are being prejudicial to public interest, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकती है फॉर एन ऑर्डर अंडर दिस चैप्टर। और साथ ही साथ एक नया सब सेक्शन इंसर्ट भी हुआ था अभी सेक्शन 241 के अंदर, जहां बोला गया था कि ऐसे 4 सर्कमस्टेंसेस होंगे, 4 सर्कमस्टेंसेस होंगे जहां सीजी इनिशिएट कर सकेगा केस अगेंस्ट ए पर्सन और रेफर कर सकेगा सेम टू द ट्रिब्यूनल कि वी फील कि सच ए पर्सन इज नॉट करेक्टली मैनेजिंग द कंपनी एंड प्लीज यू इंक्वायर वेदर सच ए पर्सन इज फिट एंड प्रॉपर टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर और सच अदर पोस्ट। तो वो 4 सर्कमस्टेंसेस कौन से हैं? पहला, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि जो बंदा कंपनी के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है वो गिल्टी ऑफ फ्रॉड है, मिसफिजेंस है, परसिस्टेंट नेग्लिजेंटली काम कर रहा है, या फिर अपने ऑब्लिगेशंस को अच्छे से कैरी आउट नहीं कर रहा, या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा है, तो इन 5 सिनेरियोज के अंदर व्हाट द सीजी कैन डू इज रेफर द मैटर टू द ट्रिब्यूनल। Another ground is that कि such person is not carrying out the business in accordance with sound business principles or prudent commercial practices. The third circumstance is that
कि कंपनी का जो बिजनेस हुआ है वो अच्छे से नहीं चल रहा, एंड बिकॉज ऑफ द कंडक्ट ऑफ सच ए पर्सन दैट इज लाइकली टू कॉज अ सीरियस इंजरी टू द ट्रेड इंडस्ट्री और बिजनेस। और चौथा ग्राउंड है कि जो बिजनेस ऑफ द कंपनी है उसको कंडक्ट किया जा रहा है विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स, मेंबर्स और एनी अदर पर्सन, या फिर बिजनेस कैरी आउट किया जा रहा है फॉर फ्रॉडुलेंट या अनलॉफुल पर्पस। तो ये 4 सर्कमस्टेंसेज है जहां सीजी इनिशिएट कर सकती है केस एंड रेफर कर सकती है मैटर टू ट्रिब्यूनल कि आप इंक्वायर करें वेदर सच ए पर्सन इज अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन। अब सेक्शन 242 जो कि अगला सेक्शन है, वहां पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल की लिस्ट दी है कि जब एप्लीकेशन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 241 के तहत, तो इन दैट सिचुएशन ट्रिब्यूनल कौन कौन से पावर्स एक्सरसाइज कर सकती है। तो अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाता है कि वाकई जो कंपनी के अफेयर्स है वो प्रेजुडिशियल है, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, या मेंबर्स के हित के अगेंस्ट हैं, या कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं, तो वहां पर ट्रिब्यूनल्स क्या कर सकती है, काफी सारे ऑर्डर्स पास कर सकती है सब सेक्शन 2 के अंदर। Right. Some of the orders may be to regulate the affairs of the company, to a order by the tribunal to buy back the shares of the company for the reduction of share capital. राइट और ऐसा भी हो सकता है कि ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे दे कि कंपनी का अगर किसी डायरेक्टर के साथ एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट को मॉडिफाई करना पड़ जाए बिकॉज ऑफ द ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर, मॉडिफिकेशन ऑफ एनी ऑर्डर, टर्मिनेशन ऑफ एन एग्रीमेंट, राइट, रिमूवल ऑफ ए मैनेजिंग डायरेक्टर, रिमूवल ऑफ ए डायरेक्टर, all these orders the tribunal can pass, all these orders the tribunal can pass, and साथ ही साथ alteration in the memorandum, गिविंग एन इंटरिम ऑर्डर, ये सारा ऑर्डर ट्रिब्यूनल दे सकती है। और सेक्शन 241 सब सेक्शन 3 के अंदर जो 4 सर्कमस्टांसेस में सीजी का एप्लीकेशन गया था कि आप देखें और बताएं ये फिट एंड प्रॉपर पर्सन है कि नहीं, तो ट्रिब्यूनल ये भी डिसीजन लेगा, ट्रिब्यूनल इस बारे में भी अपना डिसीजन रिकॉर्ड करेगा कि सच एन एप्लीकेशन वाज मेड अंडर सेक्शन 241 सब सेक्शन 3 वेदर द रिस्पोंडेंट इज अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन टू होल्ड द ऑफिस। तो ये सारा पावर्स का लिस्ट दिया हुआ है, और जो भी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आएगा, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ट्रिब्यूनल शैल बी फाइल्ड बाय द कंपनी टू द आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। उसके बाद आता है सेक्शन 243। अब सेक्शन 243 के अंदर क्या दिया है कि सेक्शन 242 के तहत, सेक्शन 242 के ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के तहत कंपनी ने कुछ डिसीजंस लिए थे। जैसे कि मान लीजिए कंपनी ने अपने एमडी के साथ, अपने डायरेक्टर के साथ अपना एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया था या उनको अपने टाइम पीरियड से पहले निकाल लिया था, राइट। सो सेक्शन 243 में बोला हुआ है कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ट्रिब्यूनल की ऑर्डर की वजह से कंपनी ने वैसा एग्रीमेंट टर्मिनेट किया था अपने एमडी के साथ या डायरेक्टर के साथ या उनको निकाल दिया था, सो इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो कानून है वो एप्लीकेबल नहीं होगा और कंपनी को कंपेंसेशन पे नहीं करना पड़ेगा। तो सेक्शन 243 के अंदर क्लैरिफाई किया हुआ है कि इन सच सर्कमस्टेंसेस कंपनी शैल नॉट पे एनी क्लेम और कंपेंसेशन बिकॉज ऑफ द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर। फर्दर बताया गया है कि जिस एमडी को या डायरेक्टर के सर्विस को टर्मिनेट किया गया है या जिसका एग्रीमेंट को टर्मिनेट किया गया है, वो 5 साल तक कंपनी के अंदर एमडी अपॉइंट नहीं होगा या डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होगा या मैनेजर अपॉइंट नहीं होगा विदाउट द अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल, विदाउट द लीव ऑफ द ट्रिब्यूनल। और यह भी क्लैरिफाई किया गया है कि सेक्शन 242 के तहत अगर ट्रिब्यूनल ने यह डिसीजन लिया था कि पर्सन फिट एंड प्रॉपर नहीं है टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, तो वो बंदा भी 5 साल तक कंपनी में क्या नहीं बन सकता सर, डायरेक्टर नहीं बन सकता है, कंपनी के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है विदाउट द लीव ऑफ द ट्रिब्यूनल। और ऐसे किसी भी व्यक्ति को कंपेंसेशन नहीं मिलेगा फॉर द लॉस और टर्मिनेशन ऑफ ऑफिस। दैट इज व्हाट दैट इज क्लैरिफाइड इन सेक्शन 243। सेक्शन 244 आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। सेक्शन 245 अपने आप में एक अलग सेक्शन है, दैट इज टॉकिंग अबाउट क्लास एक्शन, कि जहां पे कुछ सर्टेन ग्रुप ऑफ मेंबर्स या डिपॉजिटर्स ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकते हैं टू क्लेम रिलीफ, कि कंपनी को एक रेजोल्यूशन पास करने वाला है, वो रेजोल्यूशन गलत है, अल्ट्रा वायरस द मेंबर्स है, तो क्लास एक्शन सूट का एप्लीकेशन दिया जा सकता है टू प्रिवेंट द कंपनी फ्रॉम टेकिंग सच ए अल्ट्रा वायरस डिसीजन और टू डिक्लेयर सच ए रेजोल्यूशन वॉइड और टू रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम एक्टिंग ऑन सच रेजोल्यूशन। और मे बी अगर मान लीजिए कंपनी के ऑडिटर्स ने मिसलीडिंग रिपोर्ट जारी किया है या एक्सपर्ट्स वगैरह ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है प्रोस्पेक्टस के अंदर, या कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह मिसलीड कर रहे हैं जिसकी वजह से मेंबर्स को लॉस हो रहा है, तो उन सारे सर्कमस्टेंसेस के अंदर उन लोगों से जो डैमेजेस हैं, डैमेजेस की रिकवरी हो सके, इस चीज को लेकर भी क्लास एक्शन सूट का एप्लीकेशन दिया जा सकता है। तो देयर आर ग्राउंड्स कि कब कब क्लास एक्शन सूट का एप्लीकेशन दिया जा सकता है, कि कोई रिजोल्यूशन को वॉइड डिक्लेयर करना है या कंपनी को कोई डिसीजन लेने से रोकना है, अल्ट्रा वायरस डिसीजन लेने से रोकना है, रिजोल्यूशन पे एक्ट करने से रोकना है, या किसी रिजोल्यूशन को वॉइड डिक्लेयर करना है, या कंपनी के डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, एक्सपर्ट्स के खिलाफ डैमेजेस क्लेम करने हैं, तो क्लास एक्शन सूट का एप्लीकेशन दिया जा सकता है बाय अ सर्टेन ग्रुप ऑफ मेंबर्स और डिपॉजिटर्स। हु आर द मेंबर्स हु कैन गिव द एप्लीकेशन फॉर क्लास एक्शन सूट?
So again, this is divided into company having a share capital, company not having a share capital. If the company is not having a share capital, again कहानी simple है, not less than 1/5 of the total number of members may make an application for the class action suit. And if the company is having a share capital, then यहाँ जो requirement दी है वो दिया हुआ है at least 5% of the total members of the company or 100 members whichever is less. ठीक है, similar है 244 से मगर थोड़ा सा अलग है, at least 5% of the total number of members or 100 members whichever is less. या फिर अगर unlisted company है तो हम देखेंगे मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 5% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल. और अगर एक लिस्टेड कंपनी है तो अपन देखेंगे मेंबर या मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 2% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल. अनलिस्टेड कंपनी में 5%, लिस्टेड कंपनी में 2%. सेकेंड एप्लीकेशन क्राइटेरिया इज डिपॉजिटर्स. रिक्विजिट नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स टू फाइल ए क्लास एक्शन सूट. तो बोला गया है at least 5% of the total number of depositors of the company or 100 depositors whichever is less, या फिर any single depositor or a group of depositors to whom the company owes 5% of the total number of deposits. तो अगर ऐसा कोई सिंगल डिपॉजिटर है जिसको कंपनी ओ करती है 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट्स, तो वो बंदा भी क्लास एक्शन सूट का एप्लीकेशन दे सकता है. और एप्लीकेशन कौन से ग्राउंड्स में होगा, दैट इज समथिंग अगेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सेक्शन 246 के अंदर मेनली यही बोला हुआ है कि द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू सेक्शन 337 टू 341 शैल अप्लाई मुटेडिस मुटेंडिस, यानी कुछ पेनल्टी बेस्ड प्रोविजन है वाइंडिंग अप के, वो एज इट इज एप्लीकेबल होंगे, ज्यादा काम के नहीं है. तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें आपने इस चैप्टर में याद रखनी है. चैप्टर नंबर 16 में छोटा सा चैप्टर है, सेक्शन 241 टू 246. 241, 244 to be read together. 241 states the ground of making the application for relief. 244 states the eligibility criteria. 242 के अंदर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स के पावर दिए गए हैं. और 243 में बोला हुआ है कि ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की वजह से किसी डायरेक्टर को निकाला है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया गया है या डिसाइड किया गया है कि सच ए पर्सन इज नॉट फिट एंड प्रॉपर, तो कंपेंसेशन नहीं मिलेगा. 244 as we discussed eligibility criteria. 245 is the class action suit and 246 is that is the provisions pertaining to section 337 to 341 shall apply mutatis mutandis. Right. So this is what you have to remember in this very chapter. Hopefully that was a good learning. कम समय में हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया. All the best.